चलिए सुनाई देते हैं ना, शुरू करते हैं फिर से। हमने ये कहा कि हमारे पास जो होते हैं कि साइनेप्स के बारे में हमने क्या बताया था कि जहां पर दो न्यूरॉन आपस में मिलते होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट और दूसरे का एक्सॉन पार्ट जहां पे आकर के ज्वाइंट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलेंगे। साइनेप्स हमारे पास कितने तरीके के हमने बताए थे आपसे, दो तरीके के बताए थे। फास्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक है। हमने ये कहा था पहला सबसे पहले साइनेप्स जो होते हैं उसको हम बोलते थे केमिकल साइनेप्स, और दूसरा हमारे पास कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स की सबसे खास बात क्या होती है, ये हमारी बॉडी में हर जगह नजर आ रही है, ठीक है। और जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होती है, बहुत ही रेयर केस में हमें बॉडी में नजर आती है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि केमिकल साइनेप्स को एक बार फिर से रिवाइज करा ले रहे हैं हम। जैसे साइनेप्स में हमने क्या कहा कि दो तरीके के बताए, एक हमारे पास कैसे, एक केमिकल साइनेप्स और दूसरा हमारे पास कैसे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। दूसरा हमारे पास कैसे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्लियर। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किसे कहेंगे हम, जहां पर हमारे पास क्या होते हैं कि किसी भी तरीके का केमिकल न पाया जाता हो उसे हम इलेक्ट्रिकल बोलेंगे। सबसे पहले हम केमिकल को ही समझ लेते हैं क्या है। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि जहां पर हमारे पास ये डेंड्रॉन वाला एक्सॉन वाला पार्ट और यहां से हमारे पास किसी का डेंड्रॉन पार्ट आकर के जुड़ रहा है, किसी का डेंड्रॉन पार्ट आकर के जुड़ रहा है। क्लियर। हमने यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, एक तरफ से एक तरफ रिवाइज करा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमें क्या नजर आएगा कि किसी भी स्टिमुलस का अराइवल होगा, याद आ रही है। जब कोई भी स्टिमुलस यहाँ पे क्या होता था, अराइव होता था, तो यहाँ पे अराइव होने के बाद एक्सोलेमा की जो मेम्ब्रेन होती थी वो क्या हो जाती थी, डिपोलराइज हो जाती थी। यानी दूसरा स्टेप क्या होता था, डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा। और जब एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती थी, यहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल लगे होते थे और ये कैल्शियम गेटेड चैनल क्या हो जाते थे, ओपन हो जाते थे और यहाँ पर इन्फ्लक्स होता था किसका, कैल्शियम आयन का। तो यानी थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या आता है, सोडियम गेटेड चैनल, सॉरी कैल्शियम गेटेड चैनल का ओपनिंग होना, ठीक है। और जब ये ओपनिंग होगा तो चौथे नंबर पे क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है वो इन्फ्लक्स कर जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे बताइए, इन्फ्लक्स कर जाएंगे। और इन्फ्लक्स करने के बाद यहाँ पर ये कैल्शियम आयन कहाँ पे जाएंगे बताइए, कैल्शियम आयन कहाँ पे जाएंगे बताइए, हमारे वेस्किल्स के अंदर जाएंगे। बोलिए बात सही है। और ये जो वेस्किल्स के अंदर गए पांचवें नंबर पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वेस्किल्स है ये मूव करके कहाँ पे आएगी बताइए, हमारे पास फ्यूज होगी हमारे इनके मेम्ब्रेन पर, ठीक है। और मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद यहाँ से ये क्या रिलीज करती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो यानी छठे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना। क्लियर। जब हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आ गया। अब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अगर आता है तो हमने यहाँ पे बताया था कि अगर कोई एसिटाइल कोलिन अगर आया यहाँ पर, तो ये किस में टूटेगा बताइए, एक कोलिन में टूटता है और एक किस में टूटता है, एसिटेट में टूटता है। बोलिए बात सही है। अब बात आती है एसिटेट हमारे किसी काम का नहीं होता, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट के बाहर बाहर चला जाएगा। ये हमारे कोलिन काम का है, याद आ रही है। और ये कोलिन किसके पास जाएगा, फिर से इनके पास जाएगा। और क्यों, क्योंकि इनके पास क्या पाई जाती है, कोलिन एसिटेट ट्रांसफरेज एंजाइम्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोलिन एसिटेट ट्रांसफरेज एंजाइम्स, केट एंजाइम्स पाई जा रही है। और यही एंजाइम्स क्या करता था, ये एसिटाइल कोलिन बनाने के काम आता था। हमने ये कहा कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होने के बाद कोलिन और एसिटेट में टूटा। कोलिन फिर से क्या गया, हमारे पास ट्रांसफर हुआ हमारे प्री साइनेप्टिक में, और यहाँ से जा करके यहाँ पे एक एंजाइम्स पाई जाती है, कैट कोलिन एसिटेट ट्रांसफरेज एंजाइम्स, और ये फिर एसिटाइल कोलिन बनाता है। क्लियर। फिर अब इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो यहाँ पर कुछ उनके करेस्पॉन्डिंग क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं, और ये रिसेप्टर रिसीव करते हैं और यहाँ पे सोडियम गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब सोडियम गेटेड चैनल ओपन होंगे तो सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा और ये डिपोलराइज्ड हो जाएगा। यही तो बात हो रही थी, ठीक है। जो डेंड्रॉन में हमने बताया था कि अगर कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस में मिलने के बाद यहाँ से क्या होता है, सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और तुरंत इन्फ्लक्स हो जाता है सोडियम आयन का। और सोडियम आयन अगर इन्फ्लक्स हुआ तो ये डिपोलराइज्ड हो गया और यही स्टिमुलस हमेशा पूरे के पूरे डेंड्रॉन में एक्सॉन तक चलता चला जाएगा। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास केमिकल साइनेस में किस तरीके के केमिकल होते हैं। तो दो तरीके के केमिकल्स होते हैं, एक एक्साइटेटरी होते हैं और एक इनहिबिटरी होते हैं। साइनेप्स की बात कर लेते हैं। ऐसा कोई झंझट नहीं है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जितना हमने अभी केमिकल्स में पढ़े। क्लियर। वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होते हैं,
कुछ इस तरीके के होंगे, कुछ इस तरीके के होंगे। कुछ नजर आया क्या? ये यानी ये आपस में क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। जो हमारे पास स्टिमुलस इनके पास मिले और यही स्टिमुलस चलते चले आएंगे, यही स्टिमुलस चलते चले आएंगे। क्लियर? इसमें ऐसा कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डिपोलराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी हमारे पास पंप की जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ऐसे चलते रहते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे पास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रेयर होती बॉडी में ना, वो जगह बता दो। हाँ, कहाँ? और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत ही रेयर होती है हमारी बॉडी में ना। ये सही है कि गलत है? असर्शन रीजन में सही है। ये क्या बोल रही है? हाँ, लिखाया है। गजब का जस्टिफाई कर रही है। सर जब आप पढ़ाए तो तुम्हें एब्सेंट थी, बट नोट्स में लिखी हूँ। क्लियर? अब सुनते ध्यान से। एमाक्राइन सेल्स नाम सुना है कहीं? कहाँ? रेटिना। ठीक है, वहां पे ये पाई जाती है। क्लियर? ये इलेक्ट्रिकल साइनेस बहुत ही रेयर होती है हमारी बॉडी में, ऐसी ऐसी जगहों पे पाई जाती है। एमाक्राइन सेल्स हम अभी पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास साइनेस अगर खत्म हो गया हो तो किस पे आए? नेक्स्ट क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सुनते थे, एक डायग्राम बनाएंगे आपके एनसीईआरटी से, उसी को आज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब जितना डायग्राम हम बनाते चले आ रहे थे उसको भूल जाइएगा, ये समझाने के लिए हम बना रहे हैं। क्लियर? सुनते हैं, ये हमारे पास एक ब्रेन है, हमने ब्रेन को इस तरीके से कट किया। समझ आ रही बात? अब इस बार हम ब्रेन को लेटरल व्यूज देखना चाह रहे हैं। क्लियर? पहले इंसान को हम चीर करके लिटा करके काटते थे, अब खड़े खड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें नजर नहीं आएंगी। समझ रहे बात हमारी? कुछ चीजें नजर नहीं आएंगे। ये सामने की तरफ हमें क्या नजर आया? फ्रंटल। अब ये लेटरल साइड में जो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? टेम्पोरल। टेम्पोरल हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये साइड में दिखाई दे रहा है हमें। क्लियर? हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ टेम्पोरल लिख सकते हैं, बट ये हमारे काम का नहीं होगा। क्लियर? ये नजर नहीं आएगा, अंदर की तरफ पाया जा रहा है ना। फिर ऊपर की तरफ क्या पाया जा रहा है? पेराइटल। इधर की तरफ क्या पाया जा रहा है? समझदार है? अब चलिए, अब सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिएगा, अब जो भी होगा हम बताते जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ एरिया पाई जा रही हैं जिसको हम बोलते हैं मोटर एरिया। इनको हम क्या बोलते थे? मोटर एरिया। तुरंत पहला पॉइंट लिखेंगे, अब रिवीजन कर रहे हैं ना। जितनी चीजें छूट गई हैं उतना चीजें मैंने बताया था क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाऊंगा, फिर से नहीं पढ़ा रहे हैं। जो चीजें छुटी हैं उसको हम लिखवाएंगे। ठीक है, सुनते ध्यान से। अगर आपसे कोई जिंदगी में ये पूछे कि अगर हमारी बॉडी की जो वॉलेंट्री मसल्स हैं यानी वॉलेंट्री इच्छाएं हैं वो कौन कंट्रोल करता है? यही मोटर एरिया करता है। समझ आ रही बात? यानी वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इज अकर टेक्स प्लेस बाय मोटर एरिया। समझ आई बात? तो पहला रिमार्क लिखेंगे, पहला रिमार्क लिखेंगे वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स
बाई बाई कौन सी एरिया बताइए? मोटर एरिया। जल्दी करिए, अच्छे से अच्छे जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने हैं सब यही बना देंगे। हाँ हाँ बनाएंगे अभी बाद में, ठीक है, अभी इतना जितना लिखते चलते हैं उसको, ठीक है। इसको अभी लिखना बनाना नहीं है ना आपको, क्लियर? हम बनवाएंगे आपसे खुद ही लास्ट में। अभी हम कुल सिर्फ और सिर्फ वो जगह बताएंगे और कौन सी जगह कहाँ पे पाई जा रही है वो, ठीक है। चलिए, ऑक्सीपिटल रीजन में क्या नजर आता था आपको? ऑक्सीपिटल रीजन में क्या नजर आता था? विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, क्लियर। पेराइटल रीजन में क्या पाया जा रहा था? गस्टेटरी एरिया, क्लियर। मोटर एरिया के जस्ट बगल में क्या ब्रोकाज एरिया नजर आती थी आपको? बोलिए, ब्रोकाज एरिया। टेम्पोरल रीजन में हमारे पास दो लोग नजर आते थे, कौन कौन से? टेम्पोरल रीजन में, क्लियर। एक ऑडिटरी की थी और प्लस में क्या था? ऑल्फैक्टरी थी। यहां लिख रहे हैं ऑल्फैक्टरी, समझ आई बात? अब सोमेस्थेटिक एरिया क्या हमारे पास पेराइटल के ही रीजन में यहां पे नजर आता था क्या? सोमेस्थेटिक एरिया अभी लिखना नहीं, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम साफ सुथरा लास्ट में बनाएंगे, जितना आपको लिख जो आपको समझ में आ गया होगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आया होगा उसको अब यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर। हमारा मेन मकसद इसका इस डायग्राम का ये है कि जो चीजें आपको पहले से पता है कि ब्रोकाज एरिया यहाँ पे है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्लियर, वो अंडरस्टूड है। जो चीजें हमें पहले नहीं समझ में आई थी अब यहाँ पे समझ में आ रही है, वो चीजें मैं यहाँ पे लिख लूंगा, समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब हमारे पास ये कैसा है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के दो पार्ट कौन कौन से? एक सेरेब्रम और एक डाइंसेफेलॉन। टू दी एनसीईआरटी चलेंगे हम, क्लियर। यानी ये जो पार्ट आपको दिखाई दिया ये हमारे पास कैसा दिखाई दिया बताइए? सेरेब्रम का दिखाई दिया। और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है वो किसका है बताइए? डाइंसेफेलॉन का नजर आ रहा है। क्या आपके एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा ही लिखा है? तो हम भी यही लिखेंगे। अब हमने ये कहा कि फोर ब्रेन के बाद जैसे ही हमारे पास सेरेब्रम जो होता है वो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है बाय अ वाइट नर्व फाइबर ट्रैक्ट, याद आ रही है? और उसका क्या नाम है? यही जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोई और नहीं, यही कार्पस कोलेजम है। बोथ सेरेब्रल हेमिस्फेयर आर इंटरकनेक्टेड बाय कार्पस कोलेजम। दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर किससे इंटरकनेक्ट है? कॉर्पस कोलेजम से इंटरकनेक्टेड है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमें यह समझना है कि हमारे पास जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर का फंक्शन होता है वो कॉन्ट्रालेटरल होता है। कैसा होता है? कॉन्ट्रालेटरल। यानी जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर होगा ये राइट साइड के ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जो राइट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है वो लेफ्ट साइड के ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री कंट्रोल की बात हो रही है। यानी ये मेरा राइट हैंड अगर उठ रहा है तो समझ जाइए लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर वर्क कर रहा है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इन जनरल ये देखा गया है कि हमारे पॉपुलेशन के अंदर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू राइट। इसीलिए हमने ये कहा था कि हमारी बॉडी जो होती है वो राइट हैंडेड बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में पाई जाती है, क्लियर। इस क्लास में मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड हैं। एक दो को छोड़ दीजिए, एक दो को छोड़ दीजिए, बाकी सब के सब कैसे हैं बताइए? राइट हैंडेड ही है, ठीक है। कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई पूछे कि लेफ्ट हैंडेड होना कोई एक डिसऑर्डर है या डिजीज है तो बिल्कुल ये गलत बात है, क्लियर। अगर वो डिजीज होता तो वो क्या होता कि हमारे पास डिजीज का मतलब क्या समझते हैं? डिसेबिलिटी टू इजीनेस। यानी किसी भी काम को करने में अगर कठिनाई महसूस होने लगे तो समझिए हमें क्या है? डिजीज है। लेफ्ट हैंड से अगर लिख रहा है तो कोई एकदम फ्रीली लिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं है, क्लियर। हाँ थोड़ी बहुत तकलीफ होती बगल वाले को ना, इधर लिखना होता है तो यानी क्या है? ये जो डिसऑर्डर तो नहीं है किसी भी तरीके का, समझ में आ रही बात है? सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि ये जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की बात हो रही है हम कैसे चेक करते हैं, क्लियर। तो हमने चेक करने का तरीका बताया था कि कई बार हम लोग क्या करते हैं क्रिकेट खिलवाते हैं तो दोनों तरफ से वो बॉल कर लेता है, राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी।
हमें पता नहीं चल पाता है। फिर कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बैटिंग करा लेते हैं, वो लेफ्ट हैंड से भी कर रहा है, राइट हैंड से भी कर रहा है, मैक्सिमम काम दोनों तरफ से। बेस्ट तरीका क्या होता है पहचानने का? कैंची, ठीक है। जो सीजर होते हैं हमारे पास, वो राइट हैंडेड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंडेड। क्लियर? यानी क्या होगा, अगर वो लेफ्ट हैंडेड का होगा तो राइट हैंड से वो उसकी कैंची क्या होगी, फिसल जाएगी। क्लियर? और अगर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड से कैंची नहीं पकड़ पाएगा वो। क्लियर? आराम से बंद कर लो मोबाइल। बहुत बढ़िया रिंगटोन था, है ना? चलिए देखते हैं आगे। अब बात आती है यहाँ पर कार्पस कोलेजम की बात हो गई। तो कार्पस कोलेजम में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये डाइंसेफ्लॉन और सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में किससे डिवाइडेड है, इंटरकनेक्टेड है, सॉरी, कार्पस कोलेजम से। ठीक है। अब एक पॉइंट और, फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल कहाँ नजर आते हैं हमें? सेरेब्रल में। ठीक है, तो सेरेब्रम हमने बना दिया। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, गड्ढा नजर आ रहा था। हाँ, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास जो थर्ड वेंट्रिकल्स है वो हमें कहाँ नजर आता है, डाइंसेफ्लॉन में। थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ नजर आता है? कई जगह पे हमें समझ में बताया था ना, नहीं आया होगा, उसको अभी यही समझ लेते हैं। क्लियर? पहला वेंट्रिकल कहाँ नजर आएगा मुझे बताइए? सेरेब्रम में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। थर्ड हमारे पास वेंट्रिकल कहाँ नजर आएंगे? डाइंसेफ्लॉन में। और यहां से एक पास होती है लाइन, यहां से एक पास होती है लाइन, ठीक है। और ये आगे चल करके यहाँ पर, ये आगे चल करके यहाँ पर ये पास होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ ईटर। याद आ रही है? सेरेब्रल एक्वाडक्ट। फोर्थ वेंट्रिकल हमें कहाँ नजर आई? हाइंड ब्रेन में नजर आई। कहाँ नजर आई? हाइंड ब्रेन की तरफ नजर आ रही है। समझ आई बात? अब बात आती है हमारे पास, यहाँ की बात करते हैं डाइंसेफ्लॉन की। तो डाइंसेफ्लॉन में कुछ बातें हमें अच्छे से नजर याद रखना है। क्लियर? जो चीजें छूट गई हैं, यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक क्रॉस पाई जाती है। क्या होती है? यहाँ पे एक क्रॉस नजर आती है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक काइजमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक काइजमेटा। मिड ब्रेन में हमारे पास ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। क्लियर? ये विजुअल एसोसिएटेड एरिया नहीं है, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स और एसोसिएटेड एरिया दोनों अलग अलग चीजें। हमारे ऑप्टिक यहाँ से, ऑक्सीपिटल से विजुअल एसोसिएटेड एरिया होती, जैसे हमने इनको देखा, ये जा करके हमारे ऑप्टिक जो नर्व होते हैं ये यहाँ पर डाइंसेफ्लॉन में जाकर के क्रॉस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रॉस बनाते हैं। और ये जो क्रॉस बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं? डाइंसेफ्लॉन में बना रहे हैं। फिर से बोलें, यानी हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि अब विजुअल एसोसिएटेड एरिया हमारे पास ऑक्सीपिटल में पाई जा रही है। अगर किसी भी पर्सन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे विजुअल एसोसिएटेड एरिया पहले क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, और आइडेंटिफाई करके वहां से स्टिमुलस लेकर के गई, और स्टिमुलस में ले जाने के बाद डाइंसेफ्लॉन में एक क्रॉस बनाती है। ठीक है, यहाँ से नर्व यहाँ पे जा रहा है, इनका नर्व यहाँ पे जा रहा है। दोनों ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व होते हैं, ये आगे चल करके पीछे से जा करके क्या होते हैं, क्रॉस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रॉस बनाते हैं। इनका ऑप्टिक नर्व यहाँ साइड में और इनका ऑप्टिक नर्व यहाँ साइड में जाएगा, क्रॉस बनाएगा। बोली बात सही है? क्योंकि राइट साइड के जो आंख है वो किसके लिए है बताइए, किसके कंट्रोल में है? लेफ्ट वाले में। समझ आई बात? तो यहाँ पे जाकर के क्रॉस बनाते हैं, और ये क्रॉस को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक काइजमेटा। कहाँ बन रहा है? डाइंसेफ्लॉन में। पहला क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, ऑप्टिक काइजमेटा कहाँ नजर आता है? डाइंसेफ्लॉन में। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहां पर आपको एक हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बताइए? हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है। क्लियर? फिर हाइपोथैलेमस क्या है बताइए हमारे पास? हाइपोथैलेमस के बारे में हमने क्या बताया था? ये एक तरीके का इंडोक्राइन भी बनाता है, और इंडोक्राइन में कई सारे हमारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने क्या बताया था, याद आ रही है? यानी हमारे पास क्या होते हैं कि ये कई सारे फंक्शन को हमें मदद भी करता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गई, कैसी हो गई? बॉडी टेम्परेचर, इंडोक्राइन कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ए से एएनएस सिस्टम को कंट्रोल करती है। क्लियर? और बी से क्या था, बिहेवियर हमारा।
ठीक है, यानी फूड बिहेवियर और हमारे पास सेक्सुअल बिहेवियर, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। क्लियर? ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? हाइपोथैलेमस के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है थैलेमस क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थैलेमस क्या है। थैलेमस एक तरीके का रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह काम करता है? रिले सेंटर की तरह काम करता है। अगर कोई भी स्टिमुलस आता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, तो पहले थैलेमस में जाएगा, थैलेमस से फिर उसके एसोसिएटेड एरिया के पास जाता है। क्लियर? वो हो सकता है सेंसरी एरिया हो, वो हो सकता है एसोसिएटेड एरिया हो। फिर अगर कोई भी ब्रेन मैसेज अगर दे भी रही है वहां पर, तो वो पहले सबसे पहले कहाँ जाएगा? थैलेमस में जाएगा। थैलेमस के बाद आगे ट्रांसफर होता है हमारे मोटर सरफेस पे। क्लियर? यानी ये किसका काम कर रहा है? थैलेमस एक रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है, यानी एक दो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। समझ आई बात? नेक्स्ट, यहां पर एक बॉडी और पाई जाती है, इस बॉडी को हम बोलते हैं मेमिलरी बॉडी, या इसी का नाम दूसरा क्या है? कॉर्पस एल्बिकेंस। याद आ रही है? हमने बताया था कॉर्पस एल्बिकेंस से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहली बार अगर कोई पूछेगा कॉर्पस एल्बिकेंस, डायरेक्ट हम रिप्रोडक्शन में घुस जाएंगे, जबकि ये किसका पार्ट है? कुछ कुछ जगहों पे हमें सावधान रहना है। क्लियर? कॉर्पस एल्बिकेंस क्या करता था? कॉर्पस एल्बिकेंस क्या करता था? देख लो आराम से। अरे देख, मानसी, हाँ थोड़ा तेज बोलिए। क्या बोल रहे? व्हाइट मैटर, उसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट मैटर होते हैं, वो तो पता है। उसके बाद हाँ, ऑल्फेक्शन। ठीक है, यानी हमारे अंदर जितने भी स्मेलिंग की पावर होती है ऑल्फेक्शन की, वो इसी की वजह से होती है। समझ आई बात? यानी परफ्यूम सूंघ करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सा है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होता है, दो तरीके की चीजें होती हैं। ऑल्फैक्ट्री ऑल्फैक्ट्री एरिया कहाँ पे नजर आ रही है हमारे पास? टेम्पोरल में नजर आ रही है। ठीक है, बट उनके जो ऑल्फेक्शन के बाद हमें याद रह जाती है कौन सा परफ्यूम है। जैसे अगर कोई भी परफ्यूम आप मार करके आते हैं, तो अगर हम उससे एक्सपीरियंस नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना बताएंगे बहुत अच्छा महक रहा है या खराब महक रहा है। ठीक है, यानी ये हम गुड और बैड का अंदाजा लगा सकते हैं। बट अगर उस ब्रांड का नाम बता दिया आपने, फ्रॉग फॉग लगाया या फ्रॉग लगाया, क्या बोलते हैं? फॉग। हाँ, हमें लगा मेढक का लगा रहे होगे तुम लोग। ठीक है, हम लोग के तो कुछ नहीं लगाते। क्लियर? यानी क्या है कि हमारे पास ये सारे का सारे जितने भी हमारे पास बोले, ये सब के सब किसमें आते हैं? ऑल्फैक्शन में। इनमें कई लोगों के ब्रेन नाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी ब्रेन किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा किसमें होती है? फिश में। मछलियों की जो ब्रेन होती है, ठीक है, वो बहुत ही सेंस ऑफ स्मेलिंग, उनकी बहुत पावर होती है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी ब्रेन ही बोलते हैं उनको, उनका ब्रेन ही इसके लिए डेवलप्ड होता है। बताएंगे ठीक है इन सब में, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तब। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ पे आ गया। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे निकलेगी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे? इनके चारों तरफ ब्रेन ही, ब्रेन के पे क्रेनियम है। अब यहाँ से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड निकली, तो किसी न किसी बोन पे जाकर के ये फिट होगी। बोन का नाम चलो याद है, ठीक है। क्लियर? अब बात आता है हमारे पास, यहाँ की बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ तक मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो मिड ब्रेन में हमारे पास क्या आते हैं? दो पार्ट आते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एक सुपीरियर हमारे पास क्या होती है? कॉलिकुलाई होती है। और दो हमारे पास कैसी होती है? इंफीरियर कॉलिकुलाई होती है। सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाई को ही हम क्या बोलते हैं? ये ऑप्टिक लोब है। और ऑप्टिक लोब हमारे पास कितने पाए गए नंबर में? 4 पाए गए, इसलिए इनका क्या नाम हो गया? कार्पोरा क्वाडी जमाइना। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ऑप्टिक लोब में हमारे पास दो तरीके के नर्व ट्रैक्ट भी पाए जा रहे हैं। याद आ रही है? उसका क्या नाम था बताइए? क्रूरा सेरेब्राई। क्या नाम था उनका? क्रूरा सेरेब्राई। दो नर्व ट्रैक्ट पाए जाते हैं। दोनों नर्व ट्रैक्ट का काम क्या है बताइए? दोनों नर्व ट्रैक्ट का काम
अरे हाइंड ब्रेन को और मिड ब्रेन, फोर ब्रेन से जोड़ो ना। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि क्रूरा जो सेरेब्राई होता है वो पोन्स को और हमारे पास थैलेमस को जोड़ने का काम करता है। थैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। पोन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। ठीक है, दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? क्रूरा सेरेब्राई। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। इनको हम क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। इनको हम बोलते हैं क्या? मेडुला ऑब्लेंगेटा। क्लियर? अब सुनते ध्यान से। एक शब्द होता है हमारे लिए क्या, कि जो मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है यह हमारे पास कुछ चीजों को रेगुलेट करता है। क्या क्या चीजें हैं जो रेगुलेट कर रहा है बताइए? अच्छी अच्छी बातें बताएं। चलिए सुनते हैं। सबसे पहले हाइंड ब्रेन में अगर कोई पार्ट आता है तो सबसे पहले पोन्स आता है। कौन आता है? पोन्स। और पोन्स का पूरा नाम क्या है? पोन्स वेरोलाई। पोन्स का मतलब होता है ब्रिज। पोन्स का मतलब क्या होता है? जहां न लिखे हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ब्रिज। ठीक है, पोन्स का दूसरा नाम क्या है बताइए? पोन्स को हम किस नाम से जानते हैं बताइए? ब्रिज। यानी ये ब्रिज क्या करता है? अगर आपके यहाँ शहर में कई सारे ब्रिज होंगे ना, ब्रिज क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सेम यही बात हमने बोला था कि इनके पास क्या होते हैं, कई सारे कनेक्शन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कनेक्शन। कनेक्शन और कमीशर में डिफरेंस बताया था, याद आ रही है? कनेक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास नर्व फाइबर का ट्रैक्ट अगर डिफरेंट ऑर्गन पार्ट से अगर जुड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कनेक्शन बोलते थे। ठीक है, और अगर यही क्या होता था कि सेम ऑर्गन से जुड़ता था तो क्या बोलते थे? कमीशर बोलते थे। तो यानी ये जो पोन्स होता है वो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जुड़ता है और जुड़ करके हमारे क्या करता है? ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और अलग अलग चीजों को रेगुलेट करता है। क्लियर? अब बात आती है हमारे पास किसका? अब हमारे पास एक आता है ब्रेन स्टेम। ये नहीं लिखवाया था, याद आ रही है? ब्रेन स्टेम किसे कहेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये वाले पार्ट को यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को ब्रेन स्टेम बोलेंगे। यानी सेरेबेलम को हम गायब कर देंगे। समझ आई बात? यानी हमारे पास ब्रेन स्टेम में कौन आएगा? एक पोन्स आएगा, एक हमारे पास मेडुला ऑब्लेंगेटा आएगा। क्लियर? और कौन आएगा? मिड ब्रेन आएगा। यानी ब्रेन स्टेम किससे किससे मिलकर के बना होता है तो बताएंगे, एक मिड ब्रेन होता है प्लस पोन्स होता है प्लस मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है। इन्हीं को कंबाइंड करके हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्लियर? जल्दी करिए, ब्रेन स्टेम को लिखिए तुरंत। आपके मॉड्यूल में या फिर आपके टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। नॉट पार्ट, समझ रहे बात? नॉट का मतलब क्या समझेंगे? इन तीनों को छोड़ करके जो आएगा वही आंसर होगा। समझ आई बात? और मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या ऑप्शन में क्या होगा? सेरेबेलम होगा। मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा हमारे पास? सेरेबेलम। समझ में आई बात? संडे को होगा, बता देंगे ना किस चैप्टर का होगा। इस वाले संडे को अगर टेस्ट नहीं होगा तो मेरी क्लास हो जाएगी। ठीक है, और क्लास शायद हो सकता है एनिमल किंगडम का हो या फिर लिविंग वर्ड का हो। क्लियर? ये चैप्टर बहुत अच्छा अच्छा चैप्टर हो चुका है। थोड़ा बहुत अब अच्छे तरफ घूमते हैं ना, जिसमें जहाँ पे थोड़ी बहुत बोरिंग नजर आए। क्लियर? हाँ, बहुत खुश कर लिया तुम लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा बहुत नाराजगी की तरफ लेकर के जाएंगे। पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, नहीं आएगा, रटने वाली चीज आएंगे। पढ़ लो आराम से, हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है। सुन दे ध्यान से। अब हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन आएगा बताइए? ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स। क्लियर? अब सुन दे।
एक नोट डाल करके रिमार्क लिखेंगे, बहुत अच्छा रिमार्क, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लिखवाएंगे। रिमार्क बोले लिखते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं पढ़ा चुका हूं क्या? हाँ, तो लिखेंगे पीसी प्रेजेंट इन पोन्स। अब पीसी का मतलब ये ना सूचना कौन, पीसी का मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसी को हम पीसी बोल रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन ब्रेन, सॉरी पोन्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप ब्रीदिंग। याद आ रही है? डीप ब्रीदिंग के लिए मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पोन्स होता है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? पीसी। और पीसी कहां पे प्रेजेंट है? पोन्स। क्वेश्चन बोले, चलिए हिंदी में ही बोलते रहे, अंग्रेजी बनाने में हमें थोड़ा तकलीफ होगी। क्लियर? अगर पोन्स डैमेज कर दिया जाए, क्या बोला जाए? क्वेश्चन में लिखेंगे इफ पोन्स डैमेज, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बोलेंगे केस बेसिस पे बोलेंगे, ठीक है। अगर पोन्स डैमेज कर दिया जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? रिस्पायरेटरी ऑर्डर में क्या डिफरेंस आएगी? क्वेश्चन नहीं समझ पाए? कुछ नहीं होगा, यानी पोन्स को डैमेज कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। ये बात किसको समझ में आई? अगर पोन्स हमारा डैमेज कर दिया जाए तो किसी भी तरीके की रिस्पायरेशन में इफेक्ट नहीं आएगी। डीप ब्रीदिंग जब हम क्या होते हैं, रिलैक्स अवस्था में होते हैं तब, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग भी तो कर रहे होते हैं रिलैक्स अवस्था में। क्लियर? तो हमारे रिस्पायरेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा जा चुका है। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट आता है ना। अब किसके बारे में बताएं? पोन्स तो हो गया, अब हमारा कौन बचता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में ध्यान सुनते हैं। सेरेबेलम के बारे में कुछ भी ज्यादा लिखवाना नहीं है, सब कुछ लिखवाया हूँ, सिर्फ आप सुनना है, ठीक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं ऐड कर रहे हैं। सेरेबेलम के बारे में ये बोला गया था कि हमारे पास सेरेबेलम जो होते हैं सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होते हैं। ये हमें एक्टिवेट, मतलब ये हमें क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे पास। कैसे? कैसे? मसल्स कोऑर्डिनेशन में। किसमें? मसल्स कोऑर्डिनेशन में ये हमें मदद करता है। अब मसल्स कोऑर्डिनेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? जब अगर सेरेबेलम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सेरेबेलम को हमारे पास डिवाइड करने के बाद दो सेरेबेलर हेमिस्फेयर आते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जो दोनों सेरेबेलर हेमिस्फेयर होते हैं वो इप्सिलेटरल कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? इप्सिलेटरल कंट्रोल करते हैं। इप्सिलेटरल कंट्रोल का मतलब आप क्या समझते हैं कि जो राइट साइड का सेरेबेलम होगा वो राइट साइड को कंट्रोल करेगा और जो लेफ्ट साइड का होगा वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। क्लियर? फिर अगर उनका हम क्या करते हैं, टीएस कट कर रहे थे, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर कट कर रहे थे तो हमें क्या नजर आता था कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर भी नजर आएंगे। क्लियर? बट ये सल्काई गहराई इतना ज्यादा नहीं होगा, कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर तो होंगे बट इतना ज्यादा कन्वोल्यूटेड नहीं होंगे, और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ, ग्रे मैटर बाहर की तरफ। बोली बात सही है? और हमने ये देखा कि हमारे पास जो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर होते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में क्या होते हैं, धसे होते हैं। यानी सेरेबेलम को भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो कॉर्टेक्स और मेडुला आएगा। जो मेडुलरी पार्ट होता है सेरेबेलम का वो अंदर की तरफ धसा होता है, एक्सटेंड होता है हमारे पास किसके अंदर, सेरेबेलर कॉर्टेक्स के अंदर, और जिसको हम आर्बर ट्री के नाम से जानते हैं या ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जानते थे। क्लियर? और ट्री ऑफ लाइफ के बारे में हमने ये बताया था कि आर्बर बीटे भी बोलते थे, उसको हम क्या बोलते थे, आर्बर बीटे। अगर सेरेबेलम अगर हमारा क्या होता है, अफेक्ट होता है, डैमेज होता है, तो हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन खराब होती है। क्या होती है? मसल्स की कोऑर्डिनेशन खराब होती है। तो क्वेश्चन से लिख लेते हैं, इफ सेरेबेलम डैमेज, सबको आज डैमेज ही कराएंगे। क्लियर? इफ सेरेबेलम डैमेज, अगर सेरेबेलम अगर हमारा डैमेज होता है तो, अगर हमारे पास सेरेबेलम डैमेज होता है तो क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा? मसल्स कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो मसल्स कोऑर्डिनेशन अफेक्ट,
हमारे पैर लड़खड़ाने लगेंगे, जुबान लड़खड़ाने लगेगी, बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मसल्स का कोऑर्डिनेशन हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मसल्स का कोऑर्डिनेशन हमारा क्या होता है, एक बार क्वेश्चन में बताएं क्या पूछा गया था, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन सेरेबेलम। बहुत घटिया क्वेश्चन है ना। सेरेबेलम में कितने लोब पाए जाते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था, सोचो, कोई लेना देना नहीं लोब से, तभी पूछा गया था। हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन सेरेबेलम। दो हैं, दो हैं, दो है, दो है। ये समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो कितने हुए, तीन हुए, तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, लिखेंगे, सुनते ध्यान से। सेरेबेलम हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, एक लोब यहाँ पर, दूसरा लोब यहाँ पर, ठीक है। ये बोला जाता है सेरेबेलर हेमिस्फेयर। क्या बोला जाता है बताइए, सेरेबेलर हेमिस्फेयर, ठीक है। ये बीच में जो आया ओवरलैपिंग, इसको हमने क्या बोल दिया, वर्मिस बोल दिया, क्लियर। यानी इनके कितने लोग, 3 लोग। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में वो सब यही करा दे रहे हैं, आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एकदम छांट छांट करके क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो तुम लोगों औकात के बाहर है। हमें पता है कि देख करके हमारे पास लेकर के चले आओगे, ठीक है। तो वो हम अभी से कराते जा रहे हैं। जब भी यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे केस पेस पे ही उठेंगे, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर सेरेबेलम हो गया। सेरेबेलम में हमने क्या बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। जो मेडुला का पार्ट है वो कॉर्टेक्स के अंदर क्या हुआ है बताइए, धसा हुआ है। क्या हुआ है, ऐसे धसा हुआ है, क्लियर। और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम आर्बर ट्री बोलते हैं या ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं या इसी को हम आर्बर विटे बोलते हैं। समझ में आई बात। अब बात आता है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, क्लियर। जो हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो 2 चीजें शो करता है, 2 चीजों को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, 2 चीजों को रेगुलेट कर रहा है। पहला रेगुलेशन इसका जो होता है, ये इनका मेन बहुत ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, वाइटल एक्टिविटी को रेगुलेट करने में। यानी ये क्या करते हैं, इनका सबसे अच्छा क्या होता है, प्ले वाइटल एक्टिविटी। वाइटल एक्टिविटी में हमारे पास मदद करते हैं। हमारे पास वाइटल एक्टिविटी क्या है, जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, सांस चलती रहे, दिल की धड़कन चलती रहे, मेटाबॉलिज्म चलता रहे। बोली बात सही है। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यानी पहला हमारे पास क्या आता है कि जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होते हैं, रिस्पायरेशन वो अच्छा चलता रहे। दूसरा हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कैसे सिस्टम बताइए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो अच्छे से चलते रहे। इन सब चीजों को ये क्या करता है, अच्छे से रोल अदा करता है। तो पहला पॉइंट इनमें लिखेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा में। क्लियर। ये वाइटल प्ले रोल करते हैं किसमें बताइए, रिस्पायरेशन में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में। 3 जगह इनका मेन रोल है। कौन कौन सा बताइए, कार्डियक एक्टिविटी, रिस्पायरेशन, गैस्ट्रिक एक्टिविटी रिफ्लेक्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आया। दूसरा इनका कहाँ पे रोल है बताइए, इंपॉर्टेंट रोल इन कहाँ पे,
आपने कभी सुना है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में हमारे पास कौन कौन से आएंगे? स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग। क्लियर? इन सब में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? उनके सबके सब सेंटर कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला में। तो लिख लेंगे एग्जाम्पल में, स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, और कुछ? और कुछ? इतना ही, ईटीसी लगा लो। तुम लोगों की फेवरेट चीज तो लिखे ही नहीं। पूछोगे क्या? कैसे तुम लोगों को पता हो गया? हाँ हाँ, देखते हैं केमिस्ट्री की क्लास में लास्ट लास्ट जाते जाते ऐसे करके करते रहते हो तुम लोग। कैमरे में सब दिखाई देता है हमें। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। शुरुआत में ही स्टार्ट कर देते हो तुम लोग, ये बुरी बात है। जैसे क्लास केमिस्ट्री की लास्ट क्लास होते होते ये सब करो तो ठीक है। रोहित सर की एंट्री हुई, स्टार्ट हो जाता है तुम लोगों का। हो गया। ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। दो चीजें और मैं नोट डाल करके लिखवाऊंगा। चलिए, सब पी वाई क्यू लिखवा रहे हैं, ठीक है, सुनेंगे। अगर आपसे कोई पूछे इनवॉलेंट्री कंट्रोल अगर एक्टिविटी है हमारी, क्या बोला? अगर कोई भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो ये कौन करता है हमारे पास? सेरेबेलम करता है। कौन करता है? सेरेबेलम करता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। समझ में आया? वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स कौन? मोटर एरिया। ठीक है, और अगर इनवॉलेंट्री मसल्स की वॉलेंट्री कंट्रोल तो कौन? सेरेबेलम। समझ में आई बात है? अगर सेरेबेलम डैमेज हो गया तो क्या होगा? हमारे पास हम जो इनवॉलेंट्री मसल्स हो रही थी कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में अब नहीं रहेंगी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये किस में मदद करती है? तो जब भी हमारे पास मसल्स कोऑर्डिनेशन होता है, टाइपिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, ठीक है, ड्राइविंग, ये सब जितने भी रिफ्लेक्सेस होती हैं हमारे पास, वो सब के सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है। बट शुरुआती दौर पे जो हम डांसिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, वो किसके कंट्रोल में था? सेरेब्रम के। क्योंकि लर्निंग एरिया कहाँ पे नजर आती है? सेरेब्रम। जैसे कि जब हम क्या करते थे, गाड़ी चलाते थे या साइकिल चलाते थे, तो कभी भी सामने नहीं देखते थे, हमेशा पैडल पे पैर देख करते देखते थे कैसे चल रहा है। समझ में आ रही बात मेरी? अगर हम टाइपिंग, जब हम पहली बार टाइपिंग सीख रहे थे लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो पहले हम ये कीबोर्ड में देखते थे कौन सा अल्फाबेट किस जगह पे पाया जा रहा है, तब वहां वहां से ऐसे ऐसे कर रहे थे ना। क्या अब भी ऐसे ही करते हैं? नहीं। चार लोगों से बात करते रहते हैं, खटखट 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 होता रहता है हमारे बात, ठीक है। अगर हम साइकिल भी चला रहे होते हैं तो अपने दोस्त से बातचीत भी कर रहे होते हैं और साइकिल चल रही है। दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? जब हम पहले ड्राइविंग सीख रहे थे तो दो पैर है हमारे पास, पैर तो दो ही हैं। अब तीन चीजें वहां पे थी, एक क्लच की, एक एक्सीलेटर की, और एक हमारे पास गियर की, ठीक है। यानी क्या है कि हमारे पास ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर, तीन चीजें हैं और दो पैर हैं। तो हम लोग हमेशा पैर पे ही ध्यान देते हैं कौन सा कब दबाना है, ठीक है। अब क्या है कि गाड़ी चल रही है स्मूथली, फिर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, साइड में भी देख ले रहे हैं सब कुछ, गाना चलाना होता है गाना चला लेते हैं, यानी पानी पीना होता है पानी भी पी लेते हैं गाड़ी चलाते चलाते। ये सब के सब किसमें कंट्रोल में है? सेरेब्रम के। समझ आई बात? जब हम सीख रहे होते हैं गाड़ी चलाना, तब हम एक भी बार पानी पिएंगे भी नहीं ऐसे करके, ठीक है। अब तो हाथ छोड़ करके चलाते हैं, साइकिल वगैरह चलाना होता है, बाइक वगैरह चलाना होता है, तो हाथ छोड़ करके चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी लर्निंग कैपेसिटी में आ चुका है। क्लियर? और सिर्फ अब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बस।
स्टंट कर रहे हैं। क्या हम पहली बार जब डांस कर रहे थे, ठीक है, तो हर चीज अब सीख रहे होते हैं ना, पहले ऐसे पैर करना होता है, फिर ऐसे करना होता है, बोली बात सही है। बट अब क्या है कि अगर डांस अब सीख गए हैं तो अपने आप गाना बजेगा तो हमारे अंदर से ये निकलने लगेगा, बोली बात सही है। आप लोग रहते रहते रील्स बनाने लगते हो। हाँ, 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे, एक लड़की ऐसे से पता नहीं क्या कर रही थी, ठीक है, रील्स बना रही थी। क्लियर, क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक, केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है, ऐसे से पता नहीं क्या कर रही थी, हमें समझ ही नहीं है क्या कर रही है, मतलब भूत पकड़ा है उसे। क्लियर, कैमरे में दिखा देंगे, ठीक है, कैद हुआ है ये, ठीक है, चीजें, हाँ, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, सुनते ध्यान से। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, क्या बताया कि ये जितने भी बताए हैं ये चीजें किसके कंट्रोल में है, सेरेबेलम के कंट्रोल में। क्लियर, शुरुआती दिनों में जो चीजें हम सीख रहे होते हैं सेरेब्रम करता है, बट अब अगर सीख लिए हैं, जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मम्मी वगैरह स्वेटर बुनती थी ना, स्वेटर बुनती थी, कौन सा छेद में कैसे डालना है, फिर ऐसे निकालना है, ये किस तरीके से पहले सीख रही होती है ना। अब क्या करती हैं, डायरेक्ट 5 लोगों से बातचीत करते हैं, अरे बहन चुगली करना स्टार्ट हो जाता है, इधर उधर चल रहा है सिस्टम, समझ रहे बात हमारी। यानी 4-5 लोग बैठे रहेंगे, आराम से काम अपना करते रहेंगे और सब कुछ करते रहेंगे काम, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेरेबेलम है। समझ आई बात। तो पहला रिमार्क लिखेंगे, इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री कंट्रोल क्या बोला, चलिए लिखते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ, सही लिखवा रहे हैं, गलत नहीं है, हो सकता है गलत बोल दिए हो, तुम लोगों को यही लग रहा होगा ना, लिखवा सही रहे, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी। एग्जाम्पल, टाइपिंग, डांसिंग, ड्राइविंग, साइकिलिंग, एटसेट्रा। समझ आई बात। यानी जो टाइपिंग कर रहे हैं हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं। क्लियर, स्केलेटल मसल्स हमारा कैसा है, वॉलेंट्री है, इनका इनवॉलेंट्री कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरेबेलम, ठीक है, बाई सेरेबेलम, बाई सेरेबेलम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, बताइए, सेरेबेलम का फंक्शन, सेरेबेलम का फंक्शन, सेरेबेलम, यही नहीं, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। धर्म अपना नहीं भूलना है, कई बार आपको लोग भटकाने आएंगे ऐसे क्वेश्चन में, समझ में आई बात, लेकिन आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, प्राइमरी रोल इन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, समझ आ रही बात। यानी अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो क्या करोगे, बेस्ट वन चूज करना होगा, समझ आई बात, क्या चूज करना है, बेस्ट वन चूज करना है। क्लियर, सेरेबेलम अगर कंट्रोल हो गया, डैमेज हो गया तो क्या बिगड़ेगा, पहले हम डांस करना भूलेंगे या बैलेंस की बॉडी, समझ में आई बात है। हाँ, कभी भी ये ना समझना है कि अरे यार हमारा सेरेबेलम अगर डैमेज हो गया तो मैं कैसे डांस कर पाऊंगी, पहले बैलेंस बनाना सीखो तुम, समझ आई बात है, प्राइमरी फंक्शन वो है, उसके बाद डांस टाइपिंग जो करना है करना जिंदगी में। क्लियर, साइकिलिंग में भी तो हम लोग पहले यही सिखाते हैं ना, पहले बैलेंस करना सीखो, याद आ रही है। डांस में भी सबसे पहले यही सिखाते हैं कि एक पैर से खड़े होकर के पहले बॉडी को बैलेंस करना सीखना है, यह बैलेंसिंग जो बॉडी हो रही है, पहले प्राइमरी फंक्शन किस में है, बैलेंसिंग में, दूसरा अदर एक्टिविटीज करिएगा। क्लियर, मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया, चलिए लिखेंगे, इफ मेडुला ऑब्लंगेटा इज डैमेज, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पढ़ा दिया है ना, हाँ, तो लिखेंगे इफ मेडुला ऑब्लंगेटा इज डैमेज, इफ मेडुला ऑब्लंगेटा इज डैमेज
व्हाट विल हैपन, क्या होगा बताइए? सडन डेथ, तुरंत डेथ होगी। अरे लिखिए सडन डेथ। कोई चांस नहीं है कि चले रुकिए पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं यमराज के साथ, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सडन डेथ। हो गया, सडन डेथ लिखिया है। चलिए, इफ सेरेब्रम इज डैमेज, सेरेबेलम नहीं, सेरेब्रम डैमेज। इफ सेरेब्रम डैमेज, अगर सेरेब्रम अगर डैमेज हो गया तो अगर सेरेब्रम डैमेज हो गया तो कुछ याद नहीं आएगा ना। सही कह रहे हैं? वैसे याद रहता है ना तुम्हें? क्या होगा? अरे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर तुम डॉक्टर बनोगे, अगर कोई कह दे कि सर एक पेशेंट आया है जिसका सेरेब्रम एकदम खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अपने क्लिनिक में बैठा लेना है 1 आध घंटे तक, ठीक है? आराम से बिल झूठ मूठ का चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना। डेथ आफ्टर सम टाइम्स, लिख लो। इफ सेरेब्रम इज डैमेज, अगर सेरेब्रम क्या हो गया, डैमेज हो गया है, डेथ आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद डेथ होगी, तुरंत डेथ नहीं होती। अब तो समझ में आ गया ना? तुम लोग भी सोच रहे हो कि पैसा लूटने का तरीका तो यही बता रहे हैं, बाद में ईमानदारी का पाठ भी यही पढ़ाएंगे। यही है तो कोमा, और क्या लेना है? यही कोमा है। तो बोला तो कुछ समय के लिए बैठा लो, बेहोश हो चुके हैं, ठीक है? कुछ समय बाद अपने आप आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, आपको मिलाने की जरूरत नहीं। नहीं, ठीक है? कोमा एक अलग चीज होती है, ठीक है? उसमें हमारे पास क्या है कि जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है? वहां पे जो रिफ्लेक्स है वो चीजें खत्म होती हैं। समझ आई बात? कोमा का केस आएगा भी, आने तो दो थोड़ा बहुत। अभी चैप्टर कहाँ खत्म किए हैं, हर केस पढ़ाएंगे, बताया तो है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, सेरेब्रम डैमेज होगा तो कुछ समय के बाद डेथ, सेरेबेलम होगा तो बॉडी की बैलेंस की थोड़ी बहुत कमी आएगी, और अगर मेडुला ऑब्लंगेटा आएगा तो तुरंत डेथ, ठीक है? वजह बताइए क्यों? मेन वजह क्या था? मेडुला ऑब्लंगेटा का मेन वजह डैमेज होने का, डैमेज क्यों होता है? ओडोंटॉइड प्रोसेस जा करके डायरेक्ट घुस जाता है फांसी में। याद आया बात है? हाँ, ओडोंटॉइड जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट क्या होता है कि यहाँ से निकलता है डायरेक्ट, सेरेब्रम को क्या करता है, सॉरी, मेडुला ऑब्लंगेटा में जाकर के धस जाता है, ठीक है? और वहीं मेडुला ऑब्लंगेटा डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये हमारे ब्रेक, ठीक है? जब ये टूटा तो हमारे पास कोई भी नर्व इम्पल्स जा ही नहीं पाएंगे, और अगर दिल की धड़कनें नहीं चली तो डेथ, ठीक है? सांस नहीं लिए तो डेथ। समझ आई? वापस वापस खींच लेने से मतलब कैसे? गजब बात कर रहे हैं सर आप। वो तो बात वही हो गई ना, एक बार चाकू मार करके फिर निकाल लो कह रहे हैं, खींच लोगे? कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे, ठीक है? बहुत गजब का दिमाग लगा है, कह रहे वापस से सर खींच ले तो रीजनरेशन थोड़ी ना होती है ब्रेन में, ये भी तो देखो। क्लियर? चलिए, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मेडुला ऑब्लिंगेटा डैमेज हो गया, सेरेब्रम डैमेज हो गया, सेरेबेलम डैमेज कर दिया, सब कुछ डैमेज कर दिया है ना। एक पॉइंट और हेडिंग डालते हैं, लिम्बिक सिस्टम।
पढ़ाया है फिर भी पढ़ाएंगे। लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इमोशनल ब्रेन। समझाए लिम्बिक सिस्टम में? जो लिम्बिक सिस्टम होते हैं इनको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। इनके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? और ये प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्ट पूछा गया है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है। लिम्बिक सिस्टम कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड लिखा है, प्रेजेंट नहीं लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? फाउंड लिखा है, ठीक है। सेरेब्रल हमारे पास हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट होता है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। क्लियर? इनके कितने पार्ट बताया हमने? 3 पार्ट नजर आए। सबसे पहला पार्ट की जिक्र करते हैं तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। दूसरा पार्ट आएगा तो कौन? हिप्पोकैम्पस। थर्ड आएगा कौन? थर्ड कौन आएगा? एमाइगडाला। याद आ रही है? सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास कौन? सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? हाइपोथैलेमस। थैलेमस भी था, थैलेमस हाइपोथैलेमस इसी में आएंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने 3 ही लिखा है ना। ठीक है, समझ आई बात? थैलेमस आपके एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। क्लियर? इसलिए थैलेमस को इग्नोर कर दीजिए तो ठीक है। अगर आएगा तो ऑप्शन में मार दीजिएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो 3 ही ऑप्शन में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया मालूम है? विच आर द फॉलोइंग एज द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा समझ सकते हो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। समझ आई बात? ऐसे क्वेश्चन उठे हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में लिखेंगे, एक एक लाइन ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं। रिलेटेड विद फूड एंड सेक्सुअल बिहेवियर। रिलेटेड विद फूड एंड सेक्सुअल बिहेवियर। रिलेटेड विद फूड एंड सेक्सुअल बिहेवियर। दूसरा हमारे पास है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस किससे रिलेटेड है? हिप्पोकैम्पस किससे रिलेटेड है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो लिखेंगे कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। अब तो समझ में आ गया होगा कि हमें कोई चीज क्यों नहीं भुलाता ना। समझ आ रही बात? और कोई चीज क्यों भूल जाती है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी अगर कोई भी चीज को अगर हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो हमारी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस में कन्वर्ट कर देता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? और समझ सकते हो कि हमारा चेहरा क्यों नहीं भूल पाओगे, चाह करके भी नहीं भूल पाओगे। समझ में आ रही बात? 1 साल अगर ऐसे बैठे रह गए तो बूढ़े हो जाओगे फिर भी नहीं भूलोगे।
कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि उनको भूल जाएंगे, इसी सोच में हम उनको याद कर लेते हैं। समझ आ रही बात? समझ रहे क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? चलिए देखते हैं ध्यान से दूसरा पॉइंट। थर्ड हमारे पास क्या है? एमआई का डाला। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है? एमआई का डाला। एमआई का डाला किस में काम का आता है? चलिए हम आपको सिखाते हैं कुछ बातें। एमआई का डाला का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे फूड बिहेवियर से होता है। किससे होता है? एक होता है खाना खाना, एक होता है कोई चीज़ हमें अच्छा लगना खाना में। ठीक है, जैसे अगर मुझे भूख लगी है तो कुछ भी मिल जाए तो खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मनपसंद की चीज़ अगर याद आ गई तो वही चीज़ मिलनी चाहिए ना। तो एक होता है हमें खाना और एक होता है अच्छा चीज़ें। क्लियर? तो गुड और बैड चीज़ें जो होती है खाने में, वो चीज़ों को क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करना इसका काम है। क्लियर? कोई चीज़ खाने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारा, और कुछ चीज़ें खाने के बाद एक लगता है अरे यार क्या बकवास चीज़ खिला दिया। क्लियर? तो यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमें समझ में आती हैं कि कौन सी चीज़ें खानी है नहीं खानी है। तो लिखेंगे रिलेटेड विद फूड बिहेवियर। ये किससे रिलेटेड है बताइए? हमारे फूड बिहेवियर। ठीक है, लाइक एंड डिसलाइक, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ फूड, लाइक एंड फूड लाइक, सॉरी, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ फूड। ठीक है, समझ में आई बात? और दूसरा पॉइंट एक और चीज समझते हैं। जैसे कि खाना खाने का तरीका हम लोगों का जो होता है, जो टेबल मैनर होती है, हम लोग कैसे भी खा लेते हैं ना बैठ करके। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से खाते हैं, थोड़ा सभ्य रूप से खाते हैं ना। सभ्य रूप से कभी खाया है खाना? सभ्य तरीके से खाना खाया है? आराम से यहाँ पे गले में हाथ लगा करके कपड़े उपड़े तब चम्मच से खा रहे हो। कई बार हम लोगों को बताया जाता है देखो कितनी गंदे तरीके से खा रहे हैं, हमें देख करके ही लगता है कि कितना खराब तरीके से खा रहे हैं ना। हम लोग एक बार केरला गया था, तो वहां पे देख रहे थे एकदम मसल करके एकदम आराम से ऐसे खा रहे थे। देख करके ही हम खाना नहीं खाए। और सच पूछो तो यहाँ भी देखा था। ठीक है, यहाँ पे गोल गोल बना करके खाते हैं। ऐसा है? अरे फैक्ट है कि नहीं? हाँ देखा है भाई, तुम लोग डिनाई भी तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? हाँ, पिकनिक वगैरह पे हम लोग गए थे तो देखा बगल में तुम लोगों की कम्युनिटी के लोग मतलब पार्टी कर रहे थे, तो जो लोग बैठे हुए थे आराम से पत्तल में एकदम गोल गोल बना करके खा रहे हैं। हमने कहा ये कौन सा तरीका है? ठीक है, जैसे बंटवारा हुआ हो, ये लड्डू तुम्हारा, ये लड्डू इधर, ये लड्डू इधर, चिकन में एकदम लपेट कर रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे, ऐसा होता है क्या? गोल गोल बना करके आराम से तब खाते हैं। तो यानी क्या है कि एक होता है खाने का तरीका देख करके, यानी जो टेबल मैनर है हमारी। ठीक है, ये भी एमआई गडाला ही करती है। ठीक है, खाना तो है, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ है। ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब कभी भी वेडिंग्स में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो एक ही पत्तल में सब कुछ खाना एक साथ ले लेंगे, ऐसा लगेगा कि जिंदगी में दोबारा मिलेगी नहीं ये। बोले बात सही है? ले करके आराम से टहल टहल करके खा रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं एकदम सभ्य तरीके से, जैसे ब्यूटी पार्लर से निकली होती है जब लड़कियां, एकदम आराम से एक अंगूर लेंगी, एक सैलेड लेंगी, आराम आराम से, लिपस्टिक नहीं छूटनी चाहिए, आराम से ऐसे खाएंगी। सबसे ज्यादा सभ्य दुनिया की सबसे सभ्य औरत वही दिखाई देती है उस समय। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये है एमआई गडाला का। समझ में भी आता है? और वही औरत, सेम वही औरत अगर घर में बैठेगी तो कढ़ाई लेकर के आराम से ऐसे खींचेगी। एक्सपीरियंस किया है आपने? तो यानी क्या है कि ये सब किसका कमाल है? एमआई गडाला। खाना वही चीज, सेम चीज खाना बन रहा है, वही चीज आप भी खा रहे हैं, वही चीज हम खा रहे हैं, बट आपके खाने का तरीका थोड़ा अलग है, हमारे खाने का तरीका अलग है। आपका खाना देख करके मुझे खाने का मन नहीं करेगा। यानी मैंने क्या किया? हो गया? अब सही है? गायब ही हो गया क्या ये? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही माइक से?
चलिए देख लेते हैं फिर, ठीक है। सुनते ध्यान से हम, हमारे पास क्या है, ये फूड बिहेवियर जो आपको बताया गया है, क्लियर। तो ये डिसलाइक और लाइक की बात होकर करी जा रही है, तो एमआई का डाला है, क्लियर। कई बार आपको देख करके लगता है कि नहीं कि यार ये कैसे कितने गंदे तरीके से खा रहे हैं, आपको लगता है? अरे बोलो, लगता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारे पास साथ में, क्लियर। तो अगर कोई भी खाना अगर खा रहे हैं, सेम चीज अगर आपको भी परोसी गई, हमें भी परोसी गई, ये भाई साहब एकदम पूरे तरीके से खाए चले जा रहे हैं, ठीक है, और हम एकदम आराम आराम से एक चम्मच उठा रहे हैं, तो दोनों में फर्क है ना। वो उल्टा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम भी आराम से दोनों हाथ से खा रहे हो और ये देख करके ये गजब खा रहे हैं, क्लियर। तो कई लोगों को खाना देख करके हमें बहुत बुरा लगता है, सेम यही हमेशा एमआई का डाला का ही ख्याल है ये, समझ रहे हैं हमारी बात। ये चीज हमारे यहाँ पे होती है खत्म, ठीक है। ये ब्रेन का पार्ट, कौन सी चीजें कहाँ पे है, खत्म करनी है, यही हमें याद रखना है, क्लियर। अब समझते हैं ध्यान से, अब कौन सा मैटर कहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए, यहाँ पे कैसा मैटर होगा ऊपर की तरफ, ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक कॉर्टेक्स का, एक कॉर्टेक्स रीजन में कैसा मैटर, और अंदर की तरफ, समझ आई बात। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास अंदर की तरफ क्या, व्हाइट, बाहर की तरफ ग्रे, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने, कौन सा मैटर कहाँ पे पाए जाएंगे, क्लियर। स्पाइनल कॉर्ड में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्लियर। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ कैसा और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ व्हाइट और अंदर की तरफ ग्रे, हाँ ठीक है। और समझ आ गया बात। ये चीजें हमारे पास यहाँ पे खत्म होती हैं धीरे धीरे। अब कोई चीज छूट रही हो तो बता दीजिए। अब तुम लोग को कैसे पता छूट रही है कि नहीं छूट रही है ना, एक बार फिर से बता दे। रिफ्लेक्स आर्क नहीं है, फिर भी पढ़ा दिया था, तुम कल एब्सेंट थे ना। हाँ। चलिए तुम्हारे नाम पर एक बता ही दे जाते जाते, क्लियर। रिफ्लेक्स आर्क वाले के बारे में हमने, टेंशन न लो, जिसको समझाया था उसको भी नहीं समझ में आया है, क्लियर। तुम एब्सेंट थे, तुम्हारी ये भलाई है, क्लियर। जो जो प्रेजेंट थे उनको भी नहीं समझ में आया, उनके लिए भी वही बराबर है, ठीक है। ध्यान समझते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ाया था, स्पाइनल कॉर्ड का एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का वेट 35 ग्राम, लेंथ कितना 42 से लेकर के 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को सारे के सारे मेनिंजेस कवर किए होते हैं, बट लास्ट तक साथ कौन निभाता है, पाया मैटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए हमने कुछ इस तरीके से बताया था, क्लियर। ये डिवाइड किया, फिर हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं, क्लियर। ये स्पाइनल कॉर्ड आएंगे आएंगे, लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कोन बना लेंगे, क्लियर। फिर हमने यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो लंबाई की बात की, वो कितनी लंबाई बताई थी, 42 से लेकर के 45 सेंटीमीटर बताई थी, क्लियर। ये बाहर की तरह जो लेयर दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है, ड्यूरामेटर। फिर उसके बाद क्या है, एरेक्नॉइड। इसके अंदर की जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, पायामेटर। ये हमारे पास पायामेटर है, ये इनके पास क्या है, पायामेटर, क्लियर। ये पायामेटर क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाते हैं कुछ दूर तक, और ये आगे चल करके क्या होते हैं हमारे पास, फाइल, ये कोनस मेडुलरिस बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जबकि यहाँ पे फाइलम टर्मिनेलिस क्या है, फाइलम टर्मिनेलिस, ठीक है। फाइलम टर्मिनेलिस क्या था बताए हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर या 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, क्लियर। ये एक्स्ट्रा लंबाई होती है, क्लियर। इसको हम बोलते हैं नॉन नर्वस पार्ट, क्या बोलते थे, और यही एक्सटेंशन था किसका, पाया मैटर का, क्लियर। फिर हमने यहाँ पे बताया कि यह कोनस मेडुलरिस जो होती है लास्ट पार्ट होती है किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, क्लियर। अब बात आती है हमारे पास कहाँ पे, इसका हम टीएस कट कर रहे हैं। क्या कट कर रहे हैं बताइए, ये अभी तक कैसा कट था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। अब मैं किस कट तरीके से कट करूंगा, ट्रांसफर सेक्शन कट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आएगा, सेंट्रल कैनाल नजर आएगी, बोलिए,
इसके अंदर क्या भरा गया होगा, CSF भरा गया होगा। अब हम इनका क्या कर रहे हैं, TS कट करने जा रहे हैं। TS कट करें, चलिए TS कट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा TS कैसे कट करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया था, क्लियर, कुछ इस तरीके का बताया था। यहाँ पे हमारे पास कैसे डॉर्सल पोस्टीरियर, या इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, डॉर्सल हॉर्न बोलते थे, या इसी को हम क्या बोलते थे बताइए आगे चल करके यहाँ पे, क्लियर। यानी ये हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, डॉर्सल रूट बोलेंगे, और इनके पास क्या होंगे, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अरे बोलो भाईजान, क्लियर। अब हमने इनको क्या बोला है, ये हमारे पास कैसे हैं, लेटरल हॉर्न। ये कैसे हॉर्न है बताइए, लेटरल हॉर्न। और लेटरल हॉर्न हमें कहाँ कहाँ नजर आते हैं, T1 से लेकर के T12 तक नजर आते हैं, L2 L3 L4 में नजर आएंगे, और कहाँ नजर आएंगे, S1 और S2 में नजर आएंगे। बोली बात सही है। S2 एंड S3 क्या था, इतना ही था ना, S4 भी था, ना ना गलत है, ठीक है, अब सही है। हाँ सुनते थे। अब बात आती है हमारे पास इधर लेटरल हॉर्न के बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस बोलते थे। क्या बोलते थे इनको हम, इंटरवर्टिब्रल स्पेस बोलते थे। हमने ये कहा कि अगर कोई भी स्टिमुलस यहाँ से मिलता है, दो सरफेस होते हैं हमारे पास, एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस। दोनों जगह स्टिमुलस मिल सकती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कहीं पे भी मिल सकती है। ऐसे यहाँ पे अगर बोलना चाहेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल रूट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। इनको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल हॉर्न बोलेंगे। बोली बात सही है। यहाँ पे क्या कहलाएगा, वेंट्रल रूट कहलाएगा। और इनके पास कैसे न्यूरॉन पाए जाएंगे बताइए, मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाएंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है, अगर कोई भी स्टिमुलस यहाँ से मिला मुझे, ये मान चलते हैं यहाँ से कोई भी मुझे क्या मिला, स्टिमुलस मिला, ये स्टिमुलस से मैसेज इनके पास आएगा, किसके थ्रू आएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आएगा। और ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आएगा और ये आता जाएगा यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन यहाँ पे आएगा और इनके पास कुछ इस तरीके का आएगा। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल के बगल में ही हमारे पास क्या लगे होते हैं बताइए, एसोसिएटेड एरिया लगे होंगे। अरे बोलिए, एसोसिएटेड एरिया की सबसे खास बात क्या है, कई ज़्यादा डेंड्रॉन और कई ज़्यादा एक्सॉन। ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि ये इनके पास आए और इनके पास एसोसिएटेड एरिया के पास, इनके पास जाएंगे वेंट्रल हॉर्न के पास, और वेंट्रल हॉर्न से कहाँ जाएंगे बताइए, वेंट्रल रूट के पास, और वेंट्रल रूट से यहाँ पे क्या जाए, कहाँ जाएंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास। और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ से इस तरफ भी जाएंगे और ये मैसेज इस तरफ भी लेकर के जाएंगे। ठीक है। यानी यहाँ जहाँ से लेकर के जा रहे हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, रामस कम्युनिकस। क्या नाम देते हैं, रामस कम्युनिकस बोलते थे। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर जो बन रहे हैं, अब ये स्टिमुलस की बात हो गई। कई सारे स्टिमुलस ऐसे होते हैं एसोसिएटेड एरिया में, क्या हमने समझा, जैसे हमने इनको देखा तो कहीं ना कहीं ये हमारे एसोसिएटेड एरिया में ये बैठेंगे, क्या क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, बोलिए, इंटरप्रिटेशन, फिर रिस्पॉन्स। समझ आई बात।
यानी अगर हम ये कहीं रास्ते में भटक जाते हैं या मिल जाते हैं तो जरूर है इनका हाथ हमारे ऊपर ऐसे ऐसे घूम जाएगा, हेलो सर कैसे हैं, या फिर कई बार हम लोग इशारों में बतला लेते हैं ना, ऐसे आईब्रो करके क्या हाल है, कभी देखा है, नोटिस किया है? यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इशारों में बता देते कैसे हो, बस समझ जाते हैं ठीक है। क्लियर? यानी अगर कभी मिले होंगे तो, नहीं तो कभी क्या हर रास्ते में सभी से मिलने जाते हो, ऐसे ऐसे करते रहते हो? नहीं करोगे ना। तो जिसको देखे रहोगे एसोसिएटेड एरिया उसको ही डेवलप करेगा। फिर उसके बाद आता है कई बार अगर स्टिमुलस मुझे मिली और स्टिमुलस मिलने के बाद तुरंत यहाँ पे आया और ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन के पास, इनके पास आया और ये एसोसिएटेड एरिया के पास नहीं गया, ठीक है, और एसोसिएटेड एरिया के पास न जाकर के डायरेक्ट चला आया, ठीक है, और ये डायरेक्ट कहाँ पे आया, वेंट्रल हॉर्न के पास, और वेंट्रल रूट से गया यहाँ पे, वेंट्रल रूट से जाने के बाद ये यहाँ पर मैसेज गया, इनके पास भी लेकर के गया और ये इनके पास भी लेकर के गया, ठीक है। अगर डॉर्सल सरफेस पे लेकर के जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रामस डॉर्सेलिस, ठीक है, और अगर वेंट्रल सरफेस पे लेकर के जा रहा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, रामस वेंट्रलिस। क्लियर? ये मोनोसाइनेप्टिक का है, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क ये किसका है, मोनोसाइनेप्टिक, और ये किसका है, पॉलीसाइनेप्टिक। यही डिफरेंस है। मोनोसाइनेप्टिक में किसी भी तरीके की एसोसिएटेड एरिया की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे मोनोसाइनेप्टिक में क्या हमने बताया था, जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है, वो मोनोसाइनेप्टिक का है। यानी अगर हम यहाँ पे मारेंगे तो ये पैर हमारा अपने आप ऊपर उठेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि मारे यहाँ पे, अब इसको कुछ करना चाहिए तो ये पैर क्या होगा, समझ आई बात? यानी ये नी जर्क रिफ्लेक्स है, यानी ये यहाँ सरफेस पे और यहाँ सरफेस दोनों पे जा रहा है। अचानक अगर हम किसी गर्म तवे पर अगर हमारा हाथ जाता है तो हम तुरंत हटा लेते हैं, बोली बात सही है? यानी कई सारे रिस्पॉन्स एक साथ करेंगे। क्लियर? मान चलते हैं कि ये सब दोस्त थे हमारे, आकर के हमारे पेट में ऐसे सुई लगा दिए, हमारे 2-3 रिस्पॉन्स, पहले तो ऐसे करें गरीब बाप रे, तुरंत एक हाथ इनको दे देंगे तुरंत, यानी बहुत सारे रिस्पॉन्स एक साथ होगा, बोली बात सही है? आप लोग भी दोस्त में ऐसे होता है ना, साइड में बैठे रहते हैं, अचानक ऐसे किए मजे लेने के लिए, तुम इधर किए वो इधर किया, बात बराबर हो जाती है, तुरंत रिस्पॉन्स आता है ना। देखा कभी? जहां पे दिमाग सोचने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, हटाएं कि ना हटाएं, अगर ये हमें मान सकते सुई से ऐसे किए तो हम थोड़ी नहीं कहेंगे हटा लो यार अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कर रहे हो, इस दिस इज बैड हैबिट, ये हैबिट सिखाएंगे इनको हम? नहीं सिखाएंगे ना, डायरेक्ट 2-4 हाथ जड़ेंगे, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है ये। क्लियर? सेम यही बात आती है। खत्म हो गया स्पाइनल कॉर्ड भी, ठीक है, माइलिनेटेड, प्योर माइलिनेटेड, नहीं लिखवाया माइलिनेटेड। एसोसिएटेड एरिया के बारे में हमने माइलिनेटेड लिखवाया है, देखिए एसोसिएटेड एरिया में नॉन माइलिनेटेड लिखवाया, क्या लिखवाया? रुकिए, अनमाइलिनेटेड तो सही है, अनमाइलिनेटेड ही, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड सेम ही बात है। नहीं नहीं, अनमाइलिनेटेड, ठीक है, तभी तो स्टोर कर रहा है मेमोरी को ना, हमने बताया था ना याद करने का तरीका। ग्रे मैटर कहाँ पे पाया जाएगा हमारे, उल्टा हो गया, हाँ हाँ, जाते जाते हमारे यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। क्लियर? डेंड्रॉन और एक्सॉन की पोलैरिटी, ठीक है, पैकेजिंग में। अब तक किसी को ब्रेन में कभी दिक्कत हो तो पूछ लो। हाँ, कौन सा वेंट्रिकल? थर्ड वेंट्रिकल, ये हमारे मिड हाइंड ब्रेन में, कहाँ लिखाया था, देखिए, थर्ड, थर्ड क्योंकि फोर्थ, थर्ड हमारे डाइनसेफ्लॉन में कर दीजिएगा ना, उसको मिड ब्रेन से हटा करके थोड़ा ऊपर ले जाइएगा, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल को अगर मिड ब्रेन में डाला है, हल्का सा ऊपर कर दीजिए ना, थैलेमस में लेकर के चले जाइए इसको, कहाँ पे लेकर के जाइए,
थैलेमस। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके का था हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहीं पे बनाया था। ठीक है, ये आगे से गए, यहीं पे थर्ड कर दीजिए। ठीक है, थैलेमस में ही हमारा क्या कर दीजिए, थर्ड कर दीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्टिक लोब, ये यहाँ पे जाने के बाद, यानी थर्ड वेंट्रिकल हमारे पास, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे, मिड ब्रेन में ही होगा। कहाँ पे होगा, रुकिए रुकिए, यहाँ पे इसके बाद क्लियर, फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे। ठीक है, पोन्स के पास। कहाँ पे, पोन्स के पास। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, कार्पस कोलेसम में कैसा मैटर, कॉर्पस कोलेजम में कैसा मैटर, ओनली वाइट, लिख लीजिएगा, ओनली वाइट मैटर। क्लियर, हो गया। ऑल्फैक्टरी जो लोब होती है हमारे पास, कैसी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब हमारे अंदर डेवलप्ड नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, समझ आई बात। हमारे बॉडी में ऑल्फैक्टरी लोब उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती जितना डेवलप्ड होती है फिश वगैरह में। ठीक है, ये बात याद रखना। और सिर्फ ग्रे मैटर पाए जाते हैं इनमें। कैसे कैसे मैटर, ग्रे मैटर। क्लियर, चलिए यहाँ तक हो गया है, बाकी जो आएगा तो क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, केमिकल कंट्रोल एंड इट्स इंटीग्रेशन। डीपीपी निकाली सॉल्व करा देते हैं ना, इस चैप्टर को कल ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन को कल ही स्टार्ट करेंगे।